नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय गणित का त्रैमासिक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर से आपके वार्षिक पेपर में कम से कम 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में अथवा सहित सभी प्रश्नों को हल किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। पहला है AP 3 1 -1 -3 का सार्वंतर है, तो इसका सार्वंतर है -2। बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे ±√3। तीसरा विकल्प है अपना, त्रिभुजों DEF और ABC में कोण B बराबर E और कोण F बराबर कोण C तथा AB बराबर 3 DE है तो त्रिभुज होंगे। तो देखो ये त्रिभुज समरूप होंगे परंतु सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 के दो वास्तविक मूल हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 a2x + b2y + c2 बराबर 0 के, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, 4 और 7 का HCF 1 होगा। 4 और 7 का HCF 1 होगा। ठीक है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला है बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग, तो ये हो जाएगा -4। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए LCM और गुणा HCF बराबर होता है a × b। ठीक है, इन्हीं दोनों पूर्णांकों का गुणनफल होता है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, फिर समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद क्या होगा? 20। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, सभी को पता है। ठीक है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्त कर ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अगर विभक्त कर माइनस में आ जाता है तो मूल कैसे? काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी में मैंने सामने सामने सभी जोड़ियां बना दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ax + b एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, श्रेणी इसमें सार्वंतर तो a2 - a1 करके देखते हैं हम, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x + 3y बराबर 5 के हलों की संख्या अनंत होगी। x3 एक त्रिघात बहुपद है। ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्तकर होता है b² - 4ac। ठीक है, श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का nवां पद a + n - 1 × d। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला है, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, तो सही है, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण हो जाएगा अपना वृत्त। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं का प्रतिबंध। तो कोई हल नहीं का प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। देखो ये 3 शर्तें होती हैं और 3 शर्तों में से कोई एक शर्त निश्चित ही पेपर में आती है, तो इन तीनों शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना। एक तो ये हो गई, 2 और होती हैं। ठीक है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं? तो वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अपना, द्विघात समीकरण x² + x + 1 के विभक्तकर का मान लिखिए। तो इसका विभक्तकर होगा -3। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0। फिर समीकरण y बराबर 3x + 5 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा? तो इसको हम हल कर लेंगे, y का मान यहाँ 2 रख के हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा -1। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना 7वां, AP 4 6 8 और 40 में पदों की संख्या बताइए। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 19। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 19। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो
इसमें एक प्राकृत संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड इसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये सत्य है। ठीक है। फिर घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये असत्य है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो ये क्या होगा? सत्य। ठीक है। एक द्विघात समीकरण, इसमें दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि b² - 4ac छोटा हो 0 से तो ये क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। अगर विविक्त कर 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म इसके संगत होगा, तो ये सत्य है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल c/a है, ये सत्य है। ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 6, जांच कीजिए क्या 3x + 1 2x - 1 ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो करते हैं क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर 3x का गुणा करेंगे 2x - 3 में और 1 का गुणा करेंगे 2x - 3 में। ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही गुणा कर लेंगे। 2x का गुणा पहले इसमें करेंगे तो 2x - 1, फिर इसका इसमें करेंगे तो 2x - 1, इनका अंदर गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6x - 3 तिरका 9x और प्लस में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2x - 3, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 x का गुणा x² - 2x और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10x माइनस में और ये माइनस माइनस का प्लस 5 एकम 5। फिर क्या करते हैं, इसको और आगे हल करते हैं हम, तो 6x² माइनस के 7x - 3। ठीक है। 9 में से 2 घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे 7x। यहाँ पे 4x² जो कहते हो 10 और 2 12 माइनस के 12x और प्लस के 5। ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम इन तीनों को बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो 6x² - 7x - 3 ये जो कहते हो लिख देंगे। ये यहाँ आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 4x² प्लस हो जाएगा 12x और माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0। अब 6x² में से 4x² घटा देंगे तो कितना बचेगा 2x²। ठीक। और माइनस के 7x है प्लस के 12x हैं तो 12 में से 7 चले जाएंगे तो 5x बचेंगे प्लस के। दोनों माइनस के हैं, देखो यहाँ पे 5 और -3 दोनों माइनस के हैं तो 5 और 3 कितने हो गए 8। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अगर अधिकतम घात 2 है तो ये दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है। इसके बाद इसी का अथवा, ठीक है, इसी का अथवा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। तो हम क्या करते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ये हमें कहा गया है। ठीक है। तो देखो इसका हल क्या है, हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं x तथा x+1। क्या है, x तथा x+1। और प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि इनका गुणनफल क्या है, 306 है। तो हमने इन दोनों का क्या किया, यहाँ x × x+1 गुणनफल कर दिया तो कितना आया हमारा 306। ठीक है। अब इनका अंदर गुणा कर देंगे तो x का x में गुणा होगा x² + x। ठीक है। और यह बराबर में 306। फिर x² + x और 306 को इधर ले आते, ये माइनस में आ गया, बराबर 0। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो। ठीक है। माप समान ना हो लेकिन आकार समान हो तो वो कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुजों की दो कसौटियाँ होती हैं या शर्तें होती हैं, उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ठीक है। फिर हमें आगे इसी का अथवा दिया है कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR दिया है। क्या यह कहना सत्य है कि कोण D बराबर R और कोण F बराबर R, क्यों। ठीक है। तो देखो हमें DEF समरूप PQR दिया है, तो इसमें देखो कोण D बराबर R दिया है। देखो D है यहाँ पे सबसे पहले और R है सबसे बाद में। ठीक है। तो ये क्या है, संगत कोण नहीं है, तो ये कहना सत्य नहीं है क्योंकि ये संगत कोण नहीं है। ठीक है। फिर F बराबर R, देखो F इसमें लास्ट में है, F इसमें लास्ट में है, तो F बराबर R कहना सत्य होगा क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि 250 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने 250 के गुणनखंड कर दिए, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। 5 3 बार आया तो 2 × 5³ कर दिया। इसी का अथवा है 621 व 81 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हम गुणनखंड विधि से कर देते हैं। ये 621 के गुणनखंड किए तो ये आए और 81 के किए तो ये आए। ठीक है। 621 के गुणनखंड लिख लिए हमने, 81 के लिख लिए, इनको घातों के रूप में लिख लिया। अब जो LCM होता है वो सभी गुणनखंडों की बड़ी घात होती है। ठीक है। सभी गुणनखंडों की
बड़ी घात। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 की घात बड़ी किस में है, नीचे वाले में, 3 की घात 4, तो ये ले लिया इंटू 23, गुणा में 23 ले लिया, तो 3 की घात 4 का मान होता है 81 गुणा 23, तो ये हो जाएगा अपना 1863। कितना हो जाएगा, 1863। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक पेपर में आने के 100% चांस हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी हैं द्विघात बहुपद निकालने वाले, उनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। शून्यकों का योग दिया है हमें -4/6 और गुणनफल दिया है 1/4। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ये सूत्र होता है अपना कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस हमें सिर्फ इसमें मान रख देना है, x² माइनस शून्यकों का योग दिया है हमें -1/4, तो हमने -1/4 रख दिया, x है तो x लिख दिया, प्लस 1/4 ये इनका गुणनफल हो गया। ठीक है। फिर x² माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हमें बटे में मिला 4, देखो इसमें बटे में 4 है, इसमें बटे में 4 है, तो हमें ये बटे में 4 हटाना है। ठीक। तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देते हैं, 4 पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, तो इसमें गुणा होगा तो 4x², इसमें 1/4x इंटू 4, इसमें 1/4 इंटू 4, 4 से 4 यहाँ कट गया, 4 से 4 यहाँ कट गया, हमारे पास आया 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न इसी का अथवा बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, हमें इसके गुणनखंड कर देना है, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। तो 7 को 2 भागों में तोड़ा, 5x प्लस 2x, देखो 5 दूनी 10 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। फिर इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ 5 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ 5 बचा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, x प्लस 5 दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस में 2। ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर किया तो x बराबर -5 आ गया, एक बार इसको 0 के बराबर किया तो x बराबर -2 आ गया। ठीक है। इसके बाद अपना आता है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10, AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि a बराबर 4 और सार्वंतर d बराबर -3 है। तो हमने लिख लिया प्रथम पद a बराबर 4 और सार्वंतर d बराबर -3। ठीक है। अब इसके प्रथम 4 पद लिखते हैं। तो देखो a1 होता है पहला ही पद, जो प्रथम पद है। ठीक है। तो प्रथम पद कितना है, 4 है, तो a1 4 हो गया। फिर हमें a2 निकालना है तो a प्लस डी कर देंगे हम, तो 4 प्लस डी का मान है हमारा -3, तो ये प्लस माइनस का माइनस हो गया, 4 में से 3 घटा दिया तो 1 आ गया। ठीक है। इसके बाद a बराबर a प्लस 2d। देखो अगर तीसरा पद निकालना है तो हम 1 कम करके d को जोड़ देते हैं। ठीक है। a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 गुणा d का मान -3 है, तो 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2। ठीक है। इसके बाद चौथा पद देखो a4 बराबर a प्लस 3d। ठीक। चौथा पद निकालना है तो हम 3d जोड़ देंगे। ठीक। तो 4 प्लस 3 गुणा डी का मान -3, 3 3 9 माइनस के, माइनस में 4 9 5 में से माइनस के 9 में से 4 गया तो कितना बचा, -5। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। तो हम क्या करते हैं, AP लिख लेते हैं, इसका प्रथम पद 21 है, सार्वंतर हमने निकाला a2 -a1, 18 -21, 21 में से 18 गए, कितने बचे, -3। ठीक है। अब हमने मान लिया कि AP का nवां पद -81 है, यानी कि an बराबर -81 और n बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखो सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे मान रख देंगे, an है -81, a बराबर 21 प्लस n-1 इंटू -3, डी का मान कितना है, -3। फिर 21 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -81 -21। ठीक है। बराबर n-1 इंटू -3, ये दोनों जुड़ गए तो 102 हो गया। ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में हम इस -3 को यहाँ बटे में लाए तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 102 में भाग दिया तो 34 आया। ठीक है। फिर -1 को इधर ले आया तो ये प्लस में आ गया, तो n बराबर आ गया हमारे पास 35। कितना आ गया, 35। ठीक है। अतः दी गई AP का 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 11, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या है, क्रमशः 0 और √3 है। ठीक है। देखो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, तो वार्षिक पेपर में भी इनके आने के 100% चांस हैं। ठीक है। शून्यकों का योग दिया है हमें 0, शून्यकों का गुणनफल दिया है √3। ठीक। तो द्विघात बहुपद का हमने सूत्र लिखवा दिया है पहले, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस मान रख देना है हमें, x² माइनस शून्यकों का योग हमें 0 दिया है, तो 0 गुणा x प्लस √3,
एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद इसी का अथवा है बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों में से 4u कॉमन ले लेते हैं। तो 4u यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ u बचा, यहाँ से देखो 4 दूनी 8 बचा। ठीक है, u बाहर निकल गया। अब एक बार हमने 4u को 0 के बराबर किया तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 आ गया। एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर किया तो u बराबर -2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। b हम उसको मानते हैं जो हमें यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, b बराबर 2। फिर यूक्लिड विभाजन हम प्रमेय लगाते हैं, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, तो b हमने माना है 2, तो a बराबर 2q प्लस r, जहाँ r का मान क्या होगा, 0 या 1। ठीक है, हमेशा 2 से छोटा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे b का मान होगा उससे छोटा होगा r का मान। ठीक, अब अगर ये r का मान 0 और 1 है तो देखो हमें एक या 2 प्रकार से मिल सकता है। यहाँ पे अगर r का मान हम 0 रख दें तो a का मान हमारा 2q हो जाएगा, और अगर r का मान 1 रख दें तो a का मान हो जाएगा हमारा 2q प्लस 1। ठीक है, 2 मान मिल सकते हैं। अब 2 में से देखो कि 2q धनात्मक समपूर्णांक है। क्यों धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। ठीक है, अगर हम इसमें 2 से भाग दें तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य है, तो ये धनात्मक समपूर्णांक हो गया। और 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यह 2 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है अपना, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 अवश्य आनी चाहिए। देखो, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है, यानी उसके अंत में 0 आता है, तो कब संभव है, जब उसके गुणनखंडों में क्या हो, संख्या 5 हो। तो हम 6 के गुणनखंड करके देखते हैं, तो ये आता है 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। ठीक है, n। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंडन से स्पष्ट है कि इसके अभाज्य गुणनखंडन में संख्या 5 नहीं है। अगर संख्या 5 नहीं है तो ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः 2 और 3 है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें शून्य दिए गए हैं। पिछले जो सवाल थे बहुपद ज्ञात करने वाले, उनमें हमें इनका योगफल और गुणनफल दिया था। इसमें हमें शून्यक दिए हैं, तो हमें शून्यकों का योग निकाल लेना है। 2 + 3 5 आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल 2 × 3 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना वही सूत्र लगा देंगे, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। फिर इसी का अथवा है कि बहुपद t स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो t स्क्वायर माइनस 15, तो t स्क्वायर देखो हम 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सर्वसमीकरण लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार इनको हमने प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर किया तो हमारे पास t बराबर -√15 आ गए, और इसको 0 के बराबर किया तो हमारे पास t बराबर √15 आ गए। यही दोनों क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्याख्या कीजिए क्या 7 × 11 × 13 + 13 और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, हम इसको संख्या को लिखा, फिर हमने देखो यहाँ पे एक पद ये बनेगा अपना 7 × 11 × 13 और एक होगा 13, तो हम दोनों से 13 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7 × 11 और यहाँ पे बचेगा प्लस में 1। ठीक है, 13 के गुणा में हम 1 मान सकते हैं, 13 निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, फिर 13 × 77, 11 × 77 प्लस 1 78 होगा। ठीक है, तो 13 × 78, फिर हमने लिखा 13 × 78 के गुणनखंड किए तो 2 × 3 × 13, तो ये हो जाएगा, देखो 13 2 बार आ गया तो 13 की घात 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे देखो कि 13, 2 और 3 तीनों कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं, अतः जो हमें संख्या दी है ये एक भाज्य संख्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक प्रमेय है अपनी पाठ 1 में कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो अगर इनका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। दूसरे प्रकार से अगर हम समझना चाहें इसको, तो अगर हम इन संख्याओं का गुणा कर दें तो हमें कोई संख्या मिलेगी, लेकिन अब जब हम उस संख्या में भाग देंगे तो देखो 3 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा और 13 से भी चला जाएगा।
तो जो ये संख्या हमें प्राप्त होगी वो कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है, ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। 5 हमने दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। फिर हमने क्या किया, इनका गुणा किया तो 1008 आया प्लस 1 तो ये 1009 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 और 1009 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, अतः जो हमें संख्या दी गई है वो भाज्य संख्या है। फिर इसी का अथवा है अपना 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखो 135 और 225 हमें दो संख्याएं दी हैं, हम देखते हैं इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 225 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रवेगिका लगाते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो एक बार जाएगा और यहाँ शेषफल बचेगा हमारे पास 90। ठीक है, तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90 लिख सकते हैं हम इसको बराबर, और यहाँ पे क्या है देखो r बराबर 0 नहीं आया, तो जब तक 0 नहीं आया तब तक हमें क्या करना है, भाग देते जाना है शेषफल से भाजक में। तो यहाँ पे शेषफल 90 था, भाजक को हमने इधर लिख दिया, फिर 90 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ 45 बचा तो फिर से हमने लिख दिया 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। ठीक है, यहाँ भी r बराबर 0 नहीं आया, फिर हमने क्या किया 45 से 90 में भाग दिया तो आया 45 दूनी 90। ठीक है, यहाँ शेषफल हमें 0 मिल गया, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 आ गया। ठीक है, और जहाँ शेषफल 0 आ जाए वहाँ जिससे हमने भाग दिया वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। ठीक है, तो HCF ऑफ 135 और 225 बराबर 45, कितना आ गया 45, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, देखो इन दोनों संख्याओं का हमें HCF ऑफ 306 एंड 657 बराबर हमें 9 दिया है, इनका LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, HCF हमें 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है जो हमें पता है कि HCF और LCM का जो का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, बस हमें HCF का मान 9 रख देना है, यहाँ पे LCM और इन दोनों का गुणा कर देना है। ठीक है, तो LCM बराबर यहाँ 9 बटे में आ जाएगा, 9 से हमने 306 को काट दिया तो 34 आ गया, 34 का 657 में गुणा कर दिया तो 22 33 8 22,338 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो अपना इसी का अथवा 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके गुणनखंड हमने तीनों के कर लिए, सामने लिख लिए। तो देखो 8 के गुणनखंड आए 2 की घात 3, 9 के आए 3 की घात 2 और 25 के आए 5 की घात 2। इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो जिसमें कोई कॉमन गुणनखंड ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एक एक तीनों के गुणा में लिख देंगे और इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म ये और ये का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है अथवा अनेक हल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को समीकरण 1 और 2 का नाम देते हैं, इन दोनों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करते हैं तो क्या होता है, देखो a1 बराबर 1 आया, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3। ठीक है, और a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। इनका अनुपात निकालते हैं हम, तो देखो a1 बटे a2 बराबर 1/3 आया, b1 बटे b2 बराबर भी 1/3 आया और c1 बटे c2 बराबर आया 3/2। तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों तो बराबर हैं 1/3 1/3, लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं है। तो ये शर्त आई अपनी, तो ये शर्त किसके लिए होती है कि इनका कोई हल नहीं है, तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म ये और ये के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमने दोनों समीकरण लिख लिए, 1 और 2 नाम दे दिया और इन दोनों की तुलना इन दोनों समीकरण से कर दी। यहाँ से हमने a1 निकाला, a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर -3 k -3। ठीक है, ये वाला। फिर a2 बराबर देखो 12 और b2 बराबर k और c2 बराबर -k। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, देखो उसने बोला अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त लगा देते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसके बाद के देखो मान रख दिया हमने a1 का मान और a2 का मान, तो k बटे 12 3 बटे k और यहाँ पे आया -k -3 और -k, माइनस से माइनस कट गया। इनको हम 1 2 और 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 और 2 से हल करते हैं, तो देखो 1 और 2 से क्या होगा, k बटे 12 बराबर 3 बटे k, k और k का गुणा होगा तो k² और 12 3
12 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर 36, तो k बराबर √36, k बराबर आ गया हमारा 6। ठीक है, और 2 और 3 को लेके हल करते हैं, तो यहाँ से देखो 3/k बराबर k - 3/k, दोनों के बटे में k था, काट दिया। ठीक है, 3 बराबर k - 3, -3 को इधर ले आया तो ये प्लस में आ गया, तो k बराबर कितना आ गया 6। अतः k बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, गुणनखंड विधि से समीकरण इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर - 3x - 10 बराबर 0 है, कुछ नहीं करना है, हमें इसके मूल ज्ञात करना है, तो गुणनखंड कर देंगे। हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना पड़ती हैं जिनको जोड़ने से आए -3 और गुणा करने से आए 10। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x ले लिए और -10। ठीक है, देखो 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे और 5 दूनी 10। ठीक, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 5, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 5। ठीक है, दोनों से x - 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x + 2 बराबर 0, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ गया, यहाँ x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ गया। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है, 5 व -2 हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसी का अथवा प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा देखते हैं क्या कहता है। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x - 6 के मूल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, गुणनखंड करना है, 2x स्क्वायर प्लस x - 6 के बराबर 0। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस के हमने 4x ले लिए, माइनस के 3x ले लिए और -6, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1x बचेगा और 4 × 3 = 12। ठीक है, इन दोनों के गुणा के बराबर चाहिए होता है हमें गुणा, तो 6 दूनी 12, यहाँ 4 × 12। ठीक, इन दोनों से हमने 2x कॉमन ले लिया तो x + 2, इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया तो x + 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ x + 2 आया, यहाँ 2x - 3 आया, इसको 0 के बराबर किया तो -2 आ गया, इसको 0 के बराबर किया तो 3/2 आ गया। अतः दिए गए समीकरण के मूल -2 और 3/2 हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, अब दोनों का योग कितना है 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से हम पहली संख्या घटा देंगे तो 27 - x। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि इन दोनों का गुणनफल 182 है, तो हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, 27x - x स्क्वायर बराबर 182, x स्क्वायर को पहले लिख लिया प्लस 27x - 182। अब देखो यहाँ माइनस में x स्क्वायर था, हमें इसको प्लस में लाना है, तो हमने पूरे समीकरण में -1 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये अपना x स्क्वायर प्लस में आ गया, ये माइनस में हो गया और ये भी प्लस में हो गया। अब हमें दो संख्याएँ ऐसी ढूंढना है कि जिनको जोड़ने से 27 आ जाए और गुणा करने से 182, तो ऐसी संख्याएं हमारी 14 और 13। ठीक है, अब इन दोनों से x कॉमन लिया तो x - 14, इन दोनों से 13 कॉमन लिया तो x - 14 बराबर 0, x - 14 x - 13 बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर किया तो x बराबर 14 आ गया, या x - 13 बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर किया तो क्या आया, x बराबर 13। ठीक है, अब इसके आगे भी है ये सवाल। अब देखो जब x का मान 14 होगा तो पहली संख्या x बराबर 14 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 13, और जब x बराबर 13 होगा तो पहली संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। ठीक है, अब इसी का अथवा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखो उसने बोला है कि इसका आधार से जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमने x मान लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x - 7, और कर्ण दिया है हमें 13, ये 90 अंश का कोण है, कितना है 90 अंश। ठीक, तो हमने मान लिया माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आधार से 7 कम, यानी x - 7 सेंटीमीटर, और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। लंब है हमारा x - 7, तो इसका वर्ग कर दिया, प्लस आधार है x, तो इसका वर्ग कर दिया बराबर 13 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें लगा दिया हमने a - b का होल स्क्वायर सर्व संख्या, तो a का वर्ग -2 × x × 7 और प्लस 7 का वर्ग प्लस x स्क्वायर बराबर 169, x स्क्वायर माइनस के 7 दूनी 14x प्लस के 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। ठीक है, फिर क्या किया हमने x स्क्वायर को जोड़ दिया तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और 169 को भी इधर ले आए तो ये माइनस में आ गया बराबर 0। फिर 2x स्क्वायर माइनस के 14x और 169 में से 49 घटा दिए तो कितना बचा 120 माइनस में बराबर 0। अब पूरे समीकरण में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया तो हमें मिला x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। फिर हमने 7 को 2 भागों में तोड़ा तो x स्क्वायर माइनस के 12x ले लिए प्लस के 5x माइनस 60। ठीक है, तो 12 में से 5 गए, बचे हमारे पास माइनस के 7। ठीक, अब हम क्या करते हैं,
इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12, और इन दोनों से 5 कॉमन आ जाएगा, देखो इन दोनों से 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस में 5 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर किया तो ये आ गया x बराबर प्लस में 12, और x प्लस 5 बराबर 0 किया तो ये आ गया x बराबर माइनस 5। तो ये अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि कोई किसी भी त्रिभुज की भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अतः करके लिखना है कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x बराबर, देखो समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या मानी थी हमने, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे, प्रश्न क्रमांक 19 से 23 तक। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। धन्यवाद।